नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। आज विश्व अस्थमा दिवस है। आखिर अस्थमा कैसे होता है, क्या इसका कारण है और क्यों युवा इसका शिकार बन रहे हैं, बातचीत करेंगे सिटी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लव गुप्ता से। डॉक्टर साहब, आज विश्व अस्थमा दिवस है, किस तरीके से लोग इसके प्रति जागरूक हों और कैसे, इस पहले ये रोग क्या है ये बताइए। नमस्कार। मैं आपको और आपके माध्यम से ब्रज की सारी जनता को अस्थमा के बारे में आज कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि अस्थमा, सबसे पहले तो अस्थमा है क्या? अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसको हम बोल सकते हैं कि किसी इंसान के फेफड़े या सांस की नलियाँ जन्म से या भविष्य में बड़े होने के बाद में किसी भी चीज़ के लिए नाजुक हो गई हैं, मतलब बोलेंगे कमज़ोर हो गई हैं। तो जैसे ऐसा व्यक्ति जब किसी भी ऐसी चीज़ के संपर्क में आता है जिससे उसको एलर्जी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ, मान लो किसी को धूल से एलर्जी है और वो धूल वाली जगह पे गया, किसी को डस्ट धुएँ से एलर्जी है तो वो धुएँ वाली जगह पे गया, किसी चीज़ को फूल से एलर्जी है तो वो फूलों के बागान में जाएगा, किसी चीज़ को अगर किसी पर्टिकुलर परफ्यूम से एलर्जी और वो पर्टिकुलर परफ्यूम लगाएगा। तो इसके बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कण आपके श्वास के माध्यम से आपके फेफड़ों में और सांस की नलियों में चले जाते हैं। जाते ही ये आपके फेफड़ों, सांस की नलियाँ जो हैं उनमें सूजन करेंगे। सूजन होने से अंदर से सांस की नली सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाने की वजह छाती में साएँ 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 की सीटी जैसी आवाज़ आना, खांसी होना, सांस फूलना, बलगम जमना, है ना, छाती में जकड़न सा महसूस होना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसमें बुखार भी हो सकता है ना, कमजोरी भी लग सकती है मरीज को, और कई बार मरीज सांस खांसते खांसते ऐसा भी होता है कि मरीज बेहोश भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। आखिर इसके बचाव के तरीके क्या हैं? देखिए, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है आप जिसको बचाव निश्चित तौर पर कर सकते हैं। लेकिन अगर बचाव के बारे में बोलूं तो एक बार सपोज़ किसी को अस्थमा हो गया, हमने किसी को डायग्नोस किया कि उसको अस्थमा है, तो ऐसे व्यक्ति को बचाव के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने जो बताया, जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ के संपर्क में नहीं आना है। उसके अलावा आपको धूल से, धुएँ से, आंधी आ रही है, बाहर घर में सफाई होती है, धूल उड़ती है, एसी के अंदर जो आपकी फंगस जम जाती है उसके ट्यूबिंग्स में, वो फंगस से, है ना, इन सब चीज़ों से खुद को बचा के रखना होता है। जैसे कहीं धूल उड़ेगी तो आप मास्क लगा के बाहर निकलिए। कोई अगर सिगरेट पी रहा है, कहीं पे किसी भी तरह से धुआं उठ रहा है तो उस जगह पे मत जाइए, है ना। आपको जिस चीज़ से कोई पर्टिकुलर एलर्जी से, परफ्यूम से, इंचियों से एलर्जी है, परफ्यूम से, पाउडर से, तो उन चीज़ों का उपयोग ना करें। किसी को फूलों से एलर्जी है तो फूल, जहाँ पे बहुत सारे फूल हो या फूल, वो जो आदत होती है ना फूल सूंघने की, उस चीज़ को अवॉइड करें। किसी पर्टिकुलर खाने की चीज़ से एलर्जी है तो उसको अवॉइड करने के बारे में सोचा जा सकता है ना। जिस भी चीज़ से एलर्जी है। दूसरा, ठंडी हवा के सीधे संपर्क में ना आएँ। कहीं जैसे एसी या कूलर चल रहा है उसके एकदम सामने ना बैठें। सर में सारा समय तेल लगा कर ना रखें। सर को कोशिश करें ड्राई रखने की। ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ें, इन चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। क्या जेनेटिक हिस्ट्री भी इसका एक बड़ा कारण होती है? जी, अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पेरेंट्स को अस्थमा है, ऐसे केसेस में बच्चों को अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि उसके साथ में एक हाइजीन हाइपोथेसिस एक अमेरिका में पब्लिश हुई थी कुछ दिन पहले। उनका कहना ये था कि जो आजकल जिस तरीके से बच्चों को पेरेंटिंग जिस तरीके से होती है ना, उसमें जो बच्चों को मतलब कोशिश करते हैं लोग ज़मीन पे ना खेले, वो ना खेले, तो ऐसे में ना उसका इम्यून सिस्टम ट्रेन नहीं होता, क्योंकि उसको उन चीज़ों का कभी एक्सपोजर नहीं होगा, धूल का, मिट्टी का। तो इम्यून सिस्टम ट्रेन नहीं होगा तो बड़े होने पर जब अगर ऐसी चीज़ का एक्सपोजर होगा तो वो उसको प्रॉब्लम करेगा। डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम भी है लोगों को अधिकतर कि जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, फिर उनका जुकाम लंबे समय तक चलता है। लंबे समय तक जुकाम रहना, खांसी रहना, सूखी खांसी जो कि सुबह और शाम ज़्यादा होती है, सीज़न बदलने पर इस तरह की समस्याएं होना, ये शुरुआती अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर किसी को इस तरह की भी समस्या है, जिसको लंबे समय से जुकाम रहता है और जाता ही नहीं है, बार बार जुकाम होता है, खांसी रहती है, जाती नहीं है, सूखी खांसी सुबह शाम ज़्यादा होती है, ठंड लगने पे खांसी हो जाती है, छाती में साएँ साएँ की सीटी जैसी आवाज़ आती है, इस तरीके अगर किसी को लक्षण आते हैं तो उसको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तुरंत अपने पास के किसी भी श्वास रोग विशेषज्ञ से जाके कंसल्ट करें, और कंसल्ट करके आगे के चेकअप जैसे कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हैं, पीएफटी, बेसिक पीएफटी में स्पायरोमेट्री हर जगह आजकल होता है,
स्पायरोमेट्री है, चेस्ट एक्सरे है, एलर्जी प्रोफाइल अगर लगेगा तो एलर्जी प्रोफाइल, ये सारे टेस्ट अपने कराने चाहिए। जी, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छी जो क्रिया है वो है रनिंग। तो अगर किसी को अस्थमा है तो क्या वो रनिंग कर सकता है? देखिए, किसी को अगर अस्थमा है तो ऐसा नहीं है कि वो रनिंग नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है उसके फेफड़े के स्टेटस के ऊपर। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ, कोई व्यक्ति 40 साल का है जिसको बचपन से अस्थमा है और वो अपने उन्होंने उसका कोई इलाज नहीं किया है, वो अस्थमा अभी आकर अगर ख़राब हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं बोलूँगा कि आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसको शुरुआत में अस्थमा डायग्नोज हो गया है और वो इलाज ले रहा है, उसके फेफड़ों में कोई भी तरह का परमानेंट डैमेज अगर नहीं हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अपने सारी क्रियाएं, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, जो भी करना चाहे सब कुछ कर सकता है। बट उसमें ये निर्भर करता है इस बात के कि अस्थमा का इलाज किस तरीके से हुआ है और उससे आपके फेफड़ों को कितना डैमेज हुआ है अस्थमा से। बात करिए, अगर एक बार अगर अस्थमा हो जाए तो कितना लंबा इसका इलाज चलता है या फिर जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? देखिए, अस्थमा मैंने बताया ये कोई ऐसी बीमारी है जिसको आप बचाव कर सकते हैं, इलाज के साथ में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अस्थमा कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने दवाई खाई और अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। ये शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड की तरह है कि अगर आपके शरीर में कोई पर्टिकुलर डिफेक्ट है तो उसकी दवाइयाँ आपको मिल रही हैं, तो वो दवाइयाँ उतने समय तक के लिए तो काम करेंगी जब तक आप दवाई ले रहे हैं, आपको परमानेंटली ठीक नहीं करेंगी, उतने समय तक आपके फेफड़ों को वो सपोर्ट करेंगी। तो ऐसे में अगर किसी को अस्थमा डायग्नोज हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को अस्थमा का अपना इनहेलर बंद नहीं करना चाहिए। तो परहेज सबसे बड़ी इसका जो दवाई है वो है परहेज। परहेज करें उन चीज़ों से जिनसे आपको एलर्जी है, कुछ भी हो सकती है। अगर सिगरेट का धुआं है, हो सकता है कि धूल हो, या फिर हो सकता है कि फूलों की खुशबू हो, या फिर अन्य कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपको एलर्जी होती हो और अस्थमा का कारण वो बनता हो। तो परहेज इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी डॉक्टरों से बेहतर इलाज कराएं और डॉक्टर लव गुप्ता के पास आएँ, ये आपको बेहतर परामर्श देंगे और बेहतर इलाज के साथ। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी राजेश सोलंकी के साथ अनुज भारद्वाज। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।